सेकेंड वेस्लुलर हार्ट डिजीज़, पहले हमने मिट्रल स्टेनोसिस पढ़ लिया, अब दूसरी जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है। एओर्टिक वाल्व जो है वो मैं पहले आपको डायग्राम में बता देता। अच्छा, ये देखिए 4 वेल्व्स है। मिट्रल का ये था, ये एओर्टिक वाल्व है, ठीक है। ये जो है पल्मोनरी वाल्व है और ये ट्राइकास्पिड। तो पल्मोनरी लंग्स से जब ब्लड आता है मिट्रल वाल्व से गुजरता है, इसके बाद इधर आता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गुजरता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर एओर्टिक वाल्व का स्टेनोसिस हो गया है, नैरो हो गया है, तो इधर जो है प्रेशर बिल्डअप होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा। इसकी वजह से ये भी इफेक्ट हो सकता है। देखिए इधर ब्लड आया, इधर स्टेनोसिस हुई हुई है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आगे नहीं जा सकेगा। एक तो इधर से जा भी नहीं सकेगा और इस पे प्रेशर डालेगा, इस वाले वाल्व पे भी, मिट्रल वाल्व पे भी। तो मिट्रल वाल्व जो है इसमें रिगर्जिटेशन शुरू हो सकती है। इन्होंने ये बात लिखी हुई है, इसमें इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी में लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जब इसका डायमीटर रह जाए ना, तो उसके बाद अगर आप एक्टिविटी करें तो तब भी जो है ना ब्लड फ्लो सेम ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा नहीं होती, फेल्स टू इंक्रीज, क्योंकि उस में ब्लड गुजरने की कैपेसिटी ही नहीं रही इतनी ज़्यादा, जितना नॉर्मली रेस्ट में फ्लो करे उतना ही एक्सरसाइज का भी फ्लो करता है। तो इसकी वजह से एंजाइना हो सकता है, सही हो गया, जो कि नॉर्मली रेस्ट में नहीं होगा इस बंदे को। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है डिजीज़, और भी ज़्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं, और एंजाइना रेस्ट में भी फिर बाद में काज हो सकता है। अच्छा, तो मैंने बताया एओर्टिक वाल्व जो है वो अगर उसकी एओर्टिक की स्टेनोसिस हुई हो तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है, डायलेट हो रहा है, और साथ ही साथ मिट्रल वेन वाल्व जो है वो भी क्या हो सकता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। तो इसकी कॉजेज़ क्या होती है, इसकी कॉजेज़ में एक तो रियोमेटिक फीवर था उस मिट्रल स्टेनोसिस में, इसमें भी रियोमेटिक फीवर है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफिकेशन एल्डरली में भी होती है, और जो नॉर्मली बच्चों में जो हो सकती है वो कंजेनिटल एबनॉर्मल बाइकस्पिड वाल्व हो, एओर्टिक वाल्व हो, उसकी वजह से कैल्सिफिकेशन उसकी हो जाती है जब एबनॉर्मल बच्चों में हो। तो 3 कॉजेज़ इसमें हमने पढ़ ली। इसमें क्या होता है, काफ़ी अरसा, ज़्यादातर जब तक वो जवान होता है, यंग एज होती है, तब तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब वो मिडिल और ओल्ड एज पे पहुंचना शुरू हो जाता है तो उस वक्त इसको सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, सही हो गया। एंजाइना भी इसमें हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व से जब गुजर के ब्लड जाते हो अपनी ही हार्ट के मसल्स को भी प्रोवाइड करता है ना ब्लड, तो अपनी ही हार्ट के मसल्स को भी प्रोवाइड नहीं होगा तो उसकी वजह से एंजाइना भी हो सकता है। सिनकोप, बेहोश को कहते हैं, बंदा बेहोश भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स एक बंदे को आ रहे हैं इसके साथ तो उसके प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाती है। अगर एंजाइना हो रहा है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल 3 ईयर्स, अगर सिनकोप हो रहा है तो 2 ईयर्स, हार्ट फेलियर 1.5 ईयर्स। तो इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन है, वरना इसकी सर्वाइवल बहुत पुअर है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए, साइंस एंड, और सबसे पहले सिम्टम्स देखते फिर साइंस देखते। सिम्टम्स तो अब हमने जो देख लिया, एंजाइना होगा, पेन, सिनकोप, और साथ ही साथ हार्ट फेलियर सिम्टम्स आ सकते हैं, सही है। डिस्पनिया भी हो सकते हैं, ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। इसके अलावा अगर साइंस देखें, साइंस में आपको मरमर आपको सुनने को मिलेंगे। मरमर में एक हार्श क्रेसेंडो, डिक्रेसेंडो, सिस्टोलिक मरमर। क्रेसेंडो मतलब बढ़ना, डिक्रेसेंडो मतलब नीचे आना। तो ऐसी आवाज़ें जो पहले वक्त के साथ साथ ज़्यादा होगी और एकदम से फिर स्लो होगी, तो ऐसे मरमर सुनाई देंगे सेकेंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस वाली रीजन पे, ठीक है, और करोटिड आर्टरी की तरफ ये रेडिएट करते हैं ये मरमर। इसके अलावा सॉफ्ट S2 होगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना जो है ज़्यादा सेवियर होगा एओर्टिक स्टेनोसिस। S4 भी इसमें आ सकता है जैसे ही डिजीज प्रोग्रेस करती है, S4 साउंड। इसके अलावा पार्वस एटार्डस, वीक और लेट पल्स आना। कैरोटिड जो पल्स होगी ना वो एक तो वीक भी होगी और डिमिनिश्ड होगी, बहुत लेट, डिलेड और डिमिनिश्ड होगी। सस्टेन्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स होगा। इसके अलावा प्रीकॉर्डियल थ्रिल, वाइब्रेशन टाइप आवाज़ें, ठीक है। तो ये साइंस और सिम्टम्स हो गए इसके, ठीक है, मर्मर्स और साउंड्स आएंगे इससे, और वीक एंड पल्स डिलेड होगी। इसके अलावा डायग्नोसिस अगर देखें, डायग्नोसिस एओर्टिक स्टेनोसिस का किस तरह होगा, तो डायग्नोसिस में जो है चेस्ट एक्सरे होगी। चेस्ट एक्सरे में आपको एओर्टिक वाल्व जो है वो कैल्सिफिकेशन उसकी नजर आएगी, और साथ ही साथ इनलार्ज्ड लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम बाद में नजर आएगी, ठीक हो गया। ईसीजी भी आप कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं। एकोकार्डियोग्राफी
जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन को रिप्लेस कर दिया अभी इसने। कार्डियक कैथेटराइजेशन उन केसेस में करते हैं जब एकोकार्डियोग्राफी से हमें रिजल्ट सही से नहीं नजर आता। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने बताया यंग एज जो होते हैं उसमें सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको सिम्टम्स नहीं होते, तो उनके लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर बंदे को पता हो कि इनको क्या है, सवेयर एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं ताकि पता चल सके कि बंदा कितनी एक्सरसाइज बर्दाश्त कर सकता है। तो ये कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को सिम्टम्स आते हैं इसके वैसे भी एक्सरसाइज के बगैर भी, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा कार्डिक कैथेटराइजेशन, वही बात, एकोकार्डियोग्राफ जब सही से नज़र नहीं आता तो कार्डिक कैथेटराइजेशन कर सकती है। सही हो गया। इसकी ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। मेडिकल थेरेपी इसमें काम नहीं करती क्योंकि इसके प्रोग्नोसिस फिर बहुत पुअर हो जाते हैं अगर इनको सिम्टम्स आ रहे हो। तो सिम्टम्स आ रहे हो तो सर्जिकल थेरेपी करते, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते, या इसके लिए ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया।